हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर जिसमें सिस, ट्रांस, ई, जेड एंड सिन, एंटी ये पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, calculation of number of geometrical isomers and then cis trans interconversion। ये तीन चीज़ बचा हुआ है। आप लोग कुछ कमेंट्स में वो भेजते हैं उसमें नीचे कि सर और कितने पार्ट में ख़त्म होगा, कितना पार्ट होगा। देखिए वो मतलब कोई क्वेश्चन है नहीं। हमने आइसोमेरिज्म को पूरी तरह ICHO तक के जेई मेंस, एडवांस सब का उसमें मैटर दिया है, काफ़ी डिटेल से कंटेंट दिया गया है और साथ ही वीडियो जो है वो छोटा छोटा है, क्योंकि आप लोग वीडियो को मोबाइल में देखते होंगे तो मोबाइल में एक लंबा वीडियो हो सकता है आप लोग को लंबे समय तक देखने में परेशानी हो, इसलिए मैंने छोटा छोटा वीडियो 45 मिनट 35 मिनट का बनाया है। इस वजह से नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। जिन लोगों को एक दिन में ज़्यादा पढ़ना है ज़्यादा पार्ट देख लें, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उस पर आप लोग रिपीटेडली प्रैक्टिस करें। हमें उम्मीद है आप लोग सीखेंगे ज़रूर और क्वेश्चंस बना पाएंगे। और अंत में जब आइसोमेरिज्म ख़त्म हो जाएगा, अभी ज्योमेट्रिकल के बाद ऑप्टिकल पढ़ाना है, वो भी एक इंटरेस्टिंग और लंबा टॉपिक है। तो जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ख़त्म हो जाएगा तो मैं नीट का, जेई मेन का, एडवांस का या ICHO में जो क्वेश्चंस है उसको मैं डिस्कस करूंगा। आप देखेंगे कि कंटेंट उस समय जो जेई मेंस और एडवांस से पूछे गए क्वेश्चन कितने इजी लगेंगे आपको, वो उस समय आपको पता चलेगा। तो अभी बस कितने पार्ट्स हैं उसको नहीं देखकर जो भी दिया जा रहा है उसको पढ़ने का प्रयास करें, उसको पढ़ें तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में जो सिस जो होता है, जैसे C डबल बॉन्ड C, इधर हम लोग CH3 लिए और इधर CH3, यहाँ पे H, ये H। तो देखिए अगर डबल बॉन्ड से होकर हम लोग एक एक्सिस को पास करें तो क्या होगा, इसके इधर इस साइड जो ग्रुप्स है ये बल्की ग्रुप्स है और इधर स्मॉलर ग्रुप है। तो दोनों तरफ क्या है, ये ग्रुप का जो वेटेज है इक्वल नहीं है, इधर हेवियर ग्रुप्स है, इधर स्मॉलर ग्रुप्स है, इसलिए ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग ट्रांस को लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पर CH3, इधर H, इधर H, ये CH3, तो यहाँ अगर हम डबल बॉन्ड से एक्सिस को लें, देखिए कैसा होगा, यहाँ पर इधर एक CH3 और H, इधर H और CH3, तो दोनों तरफ क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रुप का, वेटेज दोनों तरफ इक्वल है। तो ये कैसा हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया। तो इस तरह से ये जो हम लोग ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म सिमेट्रिकल है और ये जो सिस फॉर्म है ये क्या हो जाएगा, unsymmetrical. Usually ये transforms are more symmetrical than cis form.
ये तो स्ट्रक्चर वाइज हो गया, हो सकता है ये ग्रुप डिफरेंट हो, बट इन मोस्ट केसेस यू विल फाइंड दिस दैट द ट्रांसफॉर्म्स आर यूजुअली मोर सिमेट्रिकल देन द सिस फॉर्म। दूसरा हम लोग इसका लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करें स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को किस किस चीज़ से डिसाइड करते हैं। स्टेबिलिटी ये डिसाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग। ये स्टेरिक क्राउडिंग जिसको हम लोग वान डर वाल रिपल्सन कहते हैं, ये भी डिसाइड करेगा स्टेबिलिटी को। इसके अलावा स्टेबिलिटी को रेजोनेंस भी डिसाइड करेगा। रेजोनेंस ये इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पर हम लोग ये डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंटरैक्शन ये भी होगा। और हम लोग ये ले सकते हैं यहाँ पर डाइपोल इंटरैक्शन, और साथ ही साथ हम लोग रिंग स्ट्रेन की भी बात यहाँ ले सकते हैं। रिंग स्ट्रेन ये सब फैक्टर डिसाइड करेगा। हालांकि सारे फैक्टर एक ही कंपाउंड में नहीं यूज होगा, अलग अलग जगह अलग अलग फैक्टर्स यूज होंगे। तो क्या क्या हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर लेंगे, स्टेरिक क्राउडिंग। देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो स्टेरिक क्राउडिंग जैसे हम लोग लिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर H, इधर CH3 और यहाँ पर H। तो क्या होगा, ये एक छोटा ग्रुप है लेकिन ये बड़ा ग्रुप है, और दोनों बड़ा ग्रुप क्या है, सेम साइड है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच यहाँ क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन हो जाएगा, और इस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से यहाँ स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन इज मोर, स्टेरिक रिपल्सन इज मोर, और यहाँ पे इसका परिणाम क्या हुआ, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक उसी तरह अब हम लोग ट्रांस को लेते हैं, ट्रांस C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पर CH3, ये H, इधर H और ये CH3। अब बताइए इसमें क्या होगा, क्या होना चाहिए। इसमें CH3 ये बड़ा ग्रुप है लेकिन ये एक छोटा ग्रुप है, फिर ये छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है। तो क्या होगा, यहाँ पर इस जगह जो होगा तो बड़ा ग्रुप, दोनों तो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड होने से ये हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन लार्जर ग्रुप्स इज मोर, और लार्जर ग्रुप के बीच ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन इज लेस, और नील ही कहिए या नहीं ही है, स्टेरिक रिपल्सन इज नील, और इसका परिणाम क्या हुआ, ये मोर स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर देखिए सिस और ट्रांस में ये यहाँ पर जो ये सिस फॉर्म और ये ट्रांस फॉर्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिस से ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, ट्रांस हो गया। यहाँ पर सिस से ज़्यादा स्टेबल ये ट्रांस हो गया।
ये एग्जाम्पल 1 हम लोग लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 उसी तरह से अब हम लोग ये सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 और यहाँ पर C और इधर हम लोग लेते हैं CH3 और CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड C और इधर हम लोग लेते हैं यहाँ पर इस जगह जैसे H और ये CH3, यहाँ इसका सिस और इसका ट्रांस हम लोग लेते हैं ऐसे, यहाँ CH3 और इधर CH3 और CH3 और यहाँ पर इधर CH3 और इधर H। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये तो दोनों CH3 ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड है मतलब ये ट्रांस हो गया, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ये पहले क्या सिस बोले थे शायद, ये ट्रांस होगा, ये दोनों CH3 ऑपोजिट साइड है, ये ट्रांसफॉर्म, ये दोनों CH3 सेम साइड है, ये सिस फॉर्म। तो होगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन तो छोटा है, इसके साथ तो क्राउडिंग होना नहीं है, हाइड्रोजन और ये भी छोटा, तो यहाँ क्राउडिंग होगा नहीं, क्राउडिंग इन दोनों के बीच होगा। ये एक बल्की ग्रुप है और उसका मिथाइल के साथ, तो यहाँ क्राउडिंग ज़्यादा, और यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ तो क्राउडिंग होगा नहीं, और इन दोनों के बीच उतना क्राउडिंग नहीं होगा जितना क्राउडिंग यहाँ है। तो इस वजह से यहाँ पर ये लेस स्टेबल हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल। तो देखिए यहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्म लेस स्टेबल हो गया और सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ऐसा एक कोई कंक्लूज़न, एक कोई फिक्स दिमाग में लेकर नहीं चलना है कि सिस जो होगा वो कम स्टेबल है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो ग्रुप के साइज पर डिपेंड करता है। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पर हम लिए Cl, यहाँ पर लिए Cl, इधर हम लोग लिए H और यहाँ H। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, डेफिनेटली सिस फॉर्म। और यहाँ पर ये जो होगा ये सिस फॉर्म, और हम लोग ट्रांसफॉर्म लेंगे अगर C डबल बॉन्ड C, यहाँ Cl, ये H, इधर H और ये Cl, दिस इज द ट्रांसफॉर्म। तो अब बताइए इन दोनों में क्या, तो यहाँ होता क्या है, जैसे देखिए क्लोरीन के पास लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर है, लोन पेयर तो इसके पास भी है, तो लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, यहाँ पर भी लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस होगा। लेकिन इस जगह होता क्या है, इसका अगर ये रेजोनेंस शो करता है यहाँ पर, ये इधर ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और इस माइनस के वजह से अब ये Cl यहाँ माइनस I का काम करेगा। तो ये यहाँ पर एक म्यूचुअल इफेक्ट है, ये प्लस M इफेक्ट या प्लस R हुआ, ये मेसोमेरिक इफेक्ट से दे रहा है और ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ले रहा है। तो इसका देखिए परिणाम यहाँ क्या हुआ कि ये जो दोनों क्लोरीन का आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि इफ वन इज वर्किंग एज प्लस M, अनदर विल वर्क एज माइनस I। इसका परिणाम क्या होगा, इस क्लोरीन पे देखिए यहाँ पर होगा क्या, C यहाँ पर Cl, इस पे पार्शियली माइनस हो जाएगा, और यहाँ Cl है, इस पे रेजोनेंस, तो यहाँ भी पार्शियली माइनस, यहाँ पार्शियली प्लस हो जाएगा, और इधर H और इधर H। देखिए इस जगह अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस और माइनस अट्रैक्शन। तो जो रिपल्सन था, स्टेरिक रिपल्सन, वो यहाँ पर अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो अट्रैक्शन में कन्वर्ट होने से ये तो स्टेबल हो गया। अब आप इसकी बात करें तो यहाँ पर भी अगर हम
इस क्लोरीन को प्लस m लें तो इसको तो माइनस आई लेंगे, या इसको प्लस m लेंगे तो इसको माइनस आई लेंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा, C डबल, यहाँ पे इसका परिणाम देखिए, C यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये Cl तो यहाँ पर ऐसे होगा, तो यहाँ पे पार्शियली प्लस, ये माइनस, यहाँ पर H, इधर H, और यहाँ Cl पार्शियली माइनस। अब देखिए इन दोनों के बीच को तो डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो यहाँ अट्रैक्शन कम होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें अट्रैक्शन इज मोर, अट्रैक्शन इज मोर, और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन इज लेस, अट्रैक्शन इज लेस। तो परिणाम क्या हुआ, ये मोर स्टेबल हो गया और ये लेस स्टेबल। तो देखिए यहाँ ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, यहाँ पर सिस ज़्यादा स्टेबल हो गया, ट्रांस कम स्टेबल हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग अगर C डबल बॉन्ड C यहाँ पर F ले लें और यहाँ पे H, और इधर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर H, और इधर यहाँ Cl, ये सिस, और यहाँ पर इसका ट्रांस C डबल बॉन्ड C F, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड भी, आप इस जगह तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पर H और इधर Cl। तो देखिए दोनों H अपोजिट, ये ट्रांसफॉर्म हुआ, ये ट्रांसफॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म हुआ, सिस फॉर्म। लेकिन इस जगह भी वही होगा। अब यहाँ रेजोनेंस का काम कौन करेगा, तो रेजोनेंस जो लोन पेयर डोनेट करेगा, ये छोटा है इसलिए ये प्लस m होगा और ये माइनस i हो जाएगा। तो इसका परिणाम क्या होगा, C यहाँ पर ऐसे C, इधर F और ऐसे होगा, और यहाँ पर इधर Cl, इधर H और इधर H, यहाँ पे पार्शियली प्लस और इस पे पार्शियली माइनस। तो यहाँ पर ऐसे अट्रैक्शन होगा, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर इस पे उसी तरह से अगर लीजिएगा तो यहाँ C, इधर F और यहाँ C, H, इधर Cl ऐसे होगा, यहाँ पार्शियली प्लस, ये माइनस, यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर पार्शियली माइनस, इंडक्टिव इफेक्ट से डिस्टेंस ज़्यादा, इसलिए ये लेस स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग एक और हम लोग पढ़े थे ना कि 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये जो हम लोग लेंगे 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर कौन ज़्यादा स्टेबल, ऐसे चेयर फॉर्म बनाएंगे हम लोग, और 1 तो ये है, और यहाँ पर इस तरह से। तो मिथाइल को कहाँ रखेंगे हम लोग, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहाँ CH3, ये CH3, ये H और H, और हमने क्या बताया था चेयर फॉर्म में, दोनों ग्रुप ऊपर तो सिस, दोनों नीचे तो ये सिस, और अगर एक ऊपर एक नीचे तो ट्रांस। यहाँ तो मिथाइल भी नीचे, ये नीचे, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, सिस फॉर्म। तो ये सिस फॉर्म ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा कोई कंक्लूजन में नहीं पहुँचना है, ये नहीं कहना है कि ट्रांस इज ऑलवेज देन सिस, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब जैसे कुछ हम क्वेश्चंस देते हैं, इसको आप लोग को बताना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग बनाइए, खुद से ट्राई कीजिए, जो कंसेप्ट बताए उसके अकॉर्डिंग ये ट्राई कीजिए।
वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर वो बनाइए, फिर हम तुरंत इसका सॉल्यूशन देते हैं। आप लोग मिलाइए, आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने समझा है प्रॉपरली या नहीं। ये क्वेश्चन है, ये फिनाइल जो होता है ये बेंजीन रिंग एक C6H5 बड़ा ग्रुप है, तो दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड होने से देखिए क्या परिणाम होगा। ये दोनों सेम साइड होने से, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं बेंजीन रिंग को, ऐसे हम लोग लिख लिए ये बेंजीन रिंग, यहाँ भी हम ऐसे बेंजीन रिंग ऐसे बना दिए। तो होगा क्या कि देखिए ये डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, ये पूरा कंजुगेशन में है, रेजोनेंस में है। लेकिन साथ ही साथ ये दोनों बल्कि ग्रुप है और सेम साइड में है, तो सेम साइड में रहने से क्राउडिंग होगा, और क्राउडिंग के वजह से ये क्राउडिंग होगा, इस क्राउडिंग के वजह से यहाँ क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन जो हुआ, इस रिपल्सन से यहाँ पर प्लैनरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और प्लैनरिटी जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा मतलब दोनों रिंग सेम प्लेन में नहीं होगा, तो अक्रॉस द रिंग रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो स्टेरिक क्राउडिंग भी हुआ, रेजोनेंस भी कम हो गया। लेकिन यहाँ पर दोनों डिफरेंट प्लेन में, यहाँ पर ये दोनों ऑपोजिट साइड में हैं। ऑपोजिट साइड में होने से क्राउडिंग तो होगा नहीं, ये सेम प्लेन में होगा, अक्रॉस द रिंग रेजोनेंस भी होगा, इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और इन दोनों में देखिए, इन दोनों में ऐसा एक एग्जाम्पल अभी हमने बताया भी था कि हाइड्रोजन तो छोटा है, वो क्राउडिंग करता नहीं, तो हाइड्रोजन यहाँ तो होगा नहीं इन दोनों के बीच, यहाँ हाइड्रोजन से तो होगा नहीं इन दोनों के बीच, तो ये दोनों कॉमन है, लेकिन ये तो बड़ा हो गया उससे, तो यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कम, इसलिए ये लेस स्टेबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। यहाँ पर दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड, यहाँ बल्कि ग्रुप ऑपोजिट साइड, तो ये लेस स्टेबल, ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। यहाँ पर इन दोनों में बताए थे कि यहाँ क्लोरीन छोटा है तो ये रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस से यहाँ प्लस या माइनस, ये अट्रैक्शन, डाइपोल इंट्रैक्शन, यहाँ तो डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो ये लेस स्टेबल, ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। यहाँ पर भी दोनों बल्कि ग्रुप है और दोनों के बीच कोई भी अट्रैक्शन यहाँ नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल। और यहाँ क्या होगा, इस जगह देखिए COOH, ऐसे O और H, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ जो हम लोग अगर लेते हैं COOH, तो भी इतना दूर से हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से ये मोर स्टेबल और ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। उसके आगे ये क्वेश्चन है, तो इसमें कैसे होगा, देखिए ये सिस और ट्रांस, तो यहाँ क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H, और यहाँ पर जैसे O और H, तो ये पार्शियली प्लस और यह पार्शियली माइनस, क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये मोर स्टेबल, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं, लेस स्टेबल। ये क्या है, साइक्लो ऑक्टीन, 1 2 3 4 5 6 7 8, साइक्लो ऑक्टीन, ये सिस, क्योंकि इधर H ऐसे और यहाँ पर H इधर है और ये H ऑपोजिट, यहाँ CH2, यहाँ CH2 ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा, ये सिस और वो क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो ये रिंग के अंदर डबल बॉन्ड
कि अबाउट सिस ट्रांस कब होगा, जब रिंग 8 मेंबर्ड या लार्जर होगा। 8 मेंबर्ड से नीचे तो रिंग के अबाउट सिस ही होता है, ट्रांस होता ही नहीं है। 8 मेंबर्ड है, ट्रांस तो होगा, लेकिन फिर भी जहाँ तक स्टेबिलिटी का सवाल है, रिंग स्ट्रेन के वजह से यहाँ सिस ज़्यादा स्टेबल होता है और ट्रांस लेस स्टेबल। इसमें क्या होता है कि ये चीज़ ऐसा देखा गया है कि अगर रिंग का साइज 11 कार्बन या 11 से कम, 11 और स्मॉलर रिंग होगा तो वहाँ डबल बॉन्ड के अबाउट अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है तो 11 तक सिस ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस कम। लेकिन 11 के आगे अगर लेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये ट्रांस यहाँ पर है, ये मोर स्टेबल, या 12 10 और 2 12 कार्बन है, और ये लेस स्टेबल। लेकिन ये 10 कार्बन वाला है, तो 10 कार्बन वाला में ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। तो ये स्टेबिलिटी के बारे में हुआ। तो पहला था स्ट्रक्चर, दूसरा स्टेबिलिटी। तीसरा कैरेक्टर हम लोग लेते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी कंपाउंड का, मेल्टिंग पॉइंट उसके पोलैरिटी उस पर डिपेंड नहीं करता। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि वह कितना कंपैक्टेड सॉलिड बना रहा है, उसके सॉलिड जो होंगे मॉलिक्यूल कितना क्लोजली पैक्ड है। जितना क्लोजली पैक्ड होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, इसके वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आप अगर सिस को देखिए तो सिस में क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH3H, इसको ये एक तरफ दोनों बड़ा ग्रुप और ये इसके साथ इधर छोटा, ये बड़ा और ये छोटा। फिर उसी तरह से और मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ बड़ा छोटा बड़ा, ये छोटा, फिर यहाँ पर ये बड़ा होगा तो छोटा। इस तरह से ऐसे अगर होगा तो देखिए ये क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाएगा इस टाइप से। लेकिन अगर ये क्लोजली पैक्ड इस तरह से नहीं होगा, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से हम लोग ले सकते हैं कि ऐसे ये मॉलिक्यूल इस तरह से और ये डबल बॉन्ड। तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर नहीं घुस सकता है क्योंकि सबका साइज बराबर है। तो यहाँ क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल रहेगा ऐसे इस तरह से, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से ऐसे होगा, फिर यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा, यहाँ ऐसे मॉलिक्यूल होगा इस टाइप से ये। फिर यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, फिर यहाँ पर इस तरह से ऐसे मॉलिक्यूल, तो ये वॉइड आ जाता है। यानी कि ये जो सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म ये कंपैक्टेड सॉलिड नहीं बना पाता, ये वॉइड रह जाता है। और अब ट्रांसफॉर्म का हम लोग देखते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर CH3CH और डबल बॉन्ड C इधर H और CH3। तो यहाँ एक बड़ा तो छोटा, ये छोटा बड़ा, तो यहाँ बड़ा है ये छोटा, तो फिर यहाँ छोटा इधर बड़ा, फिर यहाँ पर बड़ा हो गया, फिर यहाँ छोटा, फिर ये इधर बड़ा छोटा। ये क्या होगा, बिल्कुल प्रॉपरली ये कंपैक्टेड हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो ऐसे है सिमेट्रिकल, ये बिल्कुल कंपैक्टेड हो जाएगा। या इसको इस तरह से ऐसे है तो दूसरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा इस तरह से, फिर इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल ऐसे। तो ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म जो होता है ये फॉर्म्स कंपैक्टेड सॉलिड, ये कंपैक्टेड
सॉलिड बनाया, और ये जो होगा यहाँ पर सिस फॉर्म, यहाँ पर इस जगह ये जो है यहाँ पर ये वॉइड्स आ गया, ये कंपैक्टेड सॉलिड नहीं बनाया। तो जहाँ कंपैक्टेड सॉलिड होगा इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, अलग करना मुश्किल हो जाएगा। ये देखे होंगे ये जो चेयर, प्लास्टिक का चेयर का जो दुकान होता है, सारे चेयर एक साइज के हैं, लेकिन एक के ऊपर दूसरा तीसरा बिल्कुल सटा हुआ रहता है, पूरा एक चेयर का सरफेस दूसरे चेयर के कांटेक्ट में आ जाता है। तो वहाँ देखिएगा एक चेयर से दूसरा चेयर निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे बर्तन के दुकान में एक नीचे बड़ा कढ़ाई है, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, ऐसे सजा हुआ रहता है। लेकिन अगर दो इक्वल साइज का कढ़ाई हो तो एक के अंदर दूसरा घुसेगा ही नहीं, और वहाँ अगर एक के ऊपर दूसरा रखा भी जाएगा तो आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वहाँ कम होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, सिस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दो मॉलिक्यूल के बीच कम है और यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स यहाँ ज़्यादा हुआ। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो सिस का कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ट्रांस का ज़्यादा हो जाएगा। ट्रांस कंपैक्टेड सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए हुआ। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं, डायपोल मोमेंट बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। सी डबल बॉन्ड सी, हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में भी डायपोल मोमेंट की चर्चा किए थे। CH3H और H, यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो बताइए sp2 और sp3 में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? sp2। ये बताए थे ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp का ज़्यादा, sp2 से कम, और sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ डायपोल मोमेंट क्या होगा? इधर होगा। इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा। CH का तो बहुत थोड़ा सा डायपोल मोमेंट होगा जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो नेट रिजल्टेंट इसका नीचे जाएगा। तो ये डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ये जीरो से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ट्रांस हम लोग लेते हैं तो ट्रांस, ये डबल बॉन्ड C, इधर H और इधर CH3, क्या होगा बताइए? क्या होना चाहिए? ये sp3, ये sp2, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा और ये इस साइड आएगा, ये इधर। तो क्या होगा? ये तो इक्वल ऑपोजिट, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये इक्वल ऑपोजिट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि डायपोल मोमेंट सिस टू ब्यूटीन का क्या हो जाएगा? सिस टू ब्यूटीन का ज़्यादा हो गया। किससे? डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन। लेकिन याद रहे कि ऐसा नहीं है कि ऑलवेज सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज़्यादा हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH, ये डबल बॉन्ड CH, ये Cl, ये कौन सा फॉर्म हुआ बताइए? कौन सा? सिस ना, ये दोनों हाइड्रोजन सेम ग्रुप है, सेम साइड है, तो सिस होगा, तो सिस फॉर्म। और C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 और इधर H, इधर H, इधर Cl,
ये कौन सा फॉर्म होगा, ये ट्रांस, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में। तो यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट देखिए ऐसे होगा और इसमें तो इधर जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों इसको आगे बढ़ा देंगे, दोनों का टेल एक साथ, तो रिजल्टेंट ये इधर जाएगा। CH को ऑलमोस्ट बहुत कम है, उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इधर और ये इधर, ये तो दोनों सेम ये जुड़ जाएगा, तो डायपोल मोमेंट इसका भी 0 से ज़्यादा, इसका भी 0 से ज़्यादा, यानी यहाँ डायपोल मोमेंट दोनों में से किसी का 0 नहीं है, लेकिन ज़्यादा किसका है, वहाँ तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ तो एंगल वेक्टर रूल यूज करेंगे तो एंगल में यहाँ कम आएगा, यहाँ डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो होगा इस जगह क्या, सिस का कम हो गया और डायपोल मोमेंट ट्रांस का ज़्यादा हो गया। तो इसलिए ऐसा कोई कंक्लूज़न में नहीं पहुंचना है कि सिस का हमेशा ज़्यादा ट्रांस का हमेशा कम, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग कंपाउंड पर निर्भर करता है, इसलिए आपको अलग अलग कंपाउंड में देगा, हर कंपाउंड पर अपना अलग कंसेप्ट लगाइएगा और उस हिसाब से डायपोल मोमेंट को दिखाइए। लेकिन ये ज़रूरी है, ये निश्चित है कि जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा वो ज़्यादा पोलर होगा, तो ज़्यादा पोलर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा पोलर होगा, वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक के कंसेप्ट से जो ज़्यादा पोलर है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं, ये रूल है। द रूल इज़ दैट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर with more dipole moment is more polar, has more solubility, a more boiling point, more solubility in water, has more density in liquid state, etc. यानी इन दोनों में इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा, ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इन दोनों में इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा, तो इसका पोलैरिटी ज़्यादा, ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर कि मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ही ज़्यादा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ एकदम क्लियर है कि देखिए यहाँ पर ट्रांस कंपैक्टेड सॉलिड बनाया तो इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो गया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो कंपैक्टेड फॉर्म से मतलब नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट को पोलैरिटी से, तो जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा उसका पोलैरिटी ज़्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ सिस टू ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, लेकिन ट्रांस टू ब्यूटीन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। दोनों में वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल कौन, तो यहाँ सिस फॉर्म ज़्यादा सॉल्युबल है क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट 0 से ज़्यादा है। फिफ्थ पॉइंट है एसिडिटी। देखिए ये एक जनरल पॉइंट नहीं है, या एसिडिटी हम लोग लेते हैं,
या एसिडिक स्ट्रेंथ, ये मान लीजिए सिस ट्रांस जो होगा वो अगर वो एसिड की तरह बिहेव करे तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं CH3, C यहाँ H, ये डबल बॉन्ड C, इधर हम लोग लिए COOH और ये H एंड और इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड C इधर H और COOH। मान लीजिए ये दोनों तो एसिड है क्योंकि COH ग्रुप तो है तो ये एसिड है, लेकिन अब क्वेश्चन है कि इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है ये अगर चेक करना होगा तो देखिए एसिडिक किसको कहते हैं, जो H प्लस देगा। H और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, जो जल्दी H प्लस देगा। तो यहाँ जो ये बल्की ग्रुप है और ये भी बल्की ग्रुप है तो स्टेरिक क्राउडिंग होगा। अगर ये H प्लस लूज कर दे तो लूज कर देने पर यहाँ जो COO माइनस हो जाएगा CH3, ये H और H, इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। H जो लूज करेगा तो साइज छोटा हो जाएगा H प्लस लूज करने से। एक एटम घट गया ना तो थोड़ा सा क्राउडिंग कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन ये तो ऑपोजिट साइड में ऐसे ही ये स्टेबल है। तो यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग है तो स्टेरिक क्राउडिंग प्लेनरिटी को तोड़ना चाहेगा, लेकिन प्लेनरिटी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है यहाँ पर, इसलिए वो ये चाहेगा कि हम प्लेनरिटी को लॉस नहीं करेंगे। और लॉस नहीं किए बिना, मतलब लॉस किए बिना अगर स्टेबिलिटी गेन करने का, बढ़ाने का कोई तरीका है तो पहले वो उस तरीका को, उस अवसर को ढूंढता है ये। तो क्या होगा, अगर H लूज कर दे रहा है तो साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया तो क्राउडिंग कम, स्टेबिलिटी बढ़ गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये मोर एसिडिक हो जाएगा, मोर एसिडिक। तो इसी तरह से हम फिर कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस देते हैं, ये आपको करना है। जैसे ये क्वेश्चन, तो ये भी बल्की ग्रुप है, ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है तो स्टेरिक क्राउडिंग होगा, और यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है इसलिए ये मोर एसिडिक होगा। स्टेरिक क्राउडिंग को घटाने के लिए वो H जल्दी लूज कर देगा। यहाँ पे इन दोनों में ये H अगर हटाता है, यहाँ देखिए इसको हम बता रहे हैं ऐसे, देखिए इसको मैलेइक एसिड कहते हैं। देखिए C अगर हम लोग इस तरह से ले लेते हैं कि C डबल बॉन्ड C, ये H COOH और H COOH, ये दोनों एक तरफ है, यहाँ भी H प्लस यहाँ हो जाएगा रिपल्सन। इस वजह से ये क्या करेगा, यहाँ H प्लस लूज कर जाएगा। एक H प्लस जैसे लूज करेगा तो यहाँ पर H और COO माइनस हो जाएगा और H यहाँ CO और OH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल होने की वजह से यहाँ पर ये स्टेबल हो गया तो ये अगला हाइड्रोजन जल्दी लूज नहीं करेगा। तो पहला हाइड्रोजन लूज करते ही ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, स्टेबल हो गया, ये जल्दी अब अगला H लूज नहीं करेगा। लेकिन अगर ट्रांस जो फ्यूमेरिक एसिड है COOH हो और यहाँ पर CO और OH हो, तो अगर ये एक H लूज भी करता है, ये एक H लूज करने से क्या हो जाएगा, C इधर H, यहाँ CO और O माइनस ये H, अगर ये ऐसे भी लेते हैं OH तो भी ये इतना दूर है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ये तो स्टेबल हुआ नहीं, तो इसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसका कंजुगेट बेस कम स्टेबल, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक
और ये क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। लेकिन अब ये इसके आगे ये तो फर्दर हाइड्रोजन लूज नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, ये फर्दर अगला हाइड्रोजन लूज कर देगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये O माइनस, इधर H और इधर C और इधर O और O माइनस। ये अगर H लूज करता भी है तो H लूज करने पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, H H, इधर COO माइनस COO माइनस, दोनों नेगेटिव चार्ज सेम साइड, रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से अनस्टेबल। इसलिए देखिए ये यहाँ पर लेस एसिडिक हो गया और ये मोर एसिडिक हो गया। तो यही कंडीशन यहाँ है, ये वाला है और ये नीचे। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में ये मोर एसिडिक, ये लेस एसिडिक, लेकिन एक एच लूज करने के बाद अब ये लेस एसिडिक हो जाएगा और ये मोर एसिडिक होगा। और इन दोनों में फिर यहाँ तो CO अगर लेते हैं, यहाँ OH और यहाँ NO2, तो ऐसे O और यहाँ तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं, इसलिए ये लेस एसिडिक, ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर एसिड की तरह बिहेव करता है तो सिस ज़्यादा होगा या ट्रांस, ये सारे फैक्टर यूज करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि मैलेइक एसिड forms anhydride easily on heating, but fumaric acid doesn't, या फ्यूमेरिक एसिड रिक्वायर्स मोर हीट ऑन, इसको हम लोग कह सकते हैं कि आसानी से हीट करने पर एनहाइड्राइड बना देगा, लेकिन फ्यूमेरिक एसिड आसानी से बनाएगा नहीं, मतलब इसमें ज़्यादा हीट चाहिए। इट रिक्वायर्स मोर हीट टू फॉर्म एनहाइड्राइड। इसका कारण क्या है, तो देखिए हम लोग पढ़े थे इसका सॉल्यूशन कि मैलेइक एसिड में क्या होगा, CH, ये दोनों एक ही तरफ है, COOH इधर H, COOH एक ही तरफ है, तो दोनों एक ही तरफ है, इसलिए हीट करने पर ये जो वाटर को लूज करेगा, लूज करने के बाद ये C डबल बॉन्ड C, H यहाँ CO और इधर O, यहाँ H, यहाँ CO, ये इधर एनहाइड्राइड बना दिया। ये जल्दी एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन ये कर दिया, ये मैलेइक एनहाइड्राइड यहाँ बना दिया। मैलेइक एनहाइड्राइड ये बनाया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं इधर ये CO फ्यूमेरिक एसिड में क्या होता है, ये तो मैलेइक एसिड है, ये मैलेइक एसिड और ये यहाँ पर H, ये C और यहाँ O और OH, तो ये फ्यूमेरिक एसिड है। इसको अगर हीट करेंगे तो यहाँ पर CH और यहाँ CO, ऐसे मान लीजिए O है और डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CO और ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह यहाँ पर बॉन्ड तो बन नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पहले हीट करके ये जो दोनों
बॉन्ड है, इसमें पहले पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तब रोटेशन होगा, और रोटेशन से तब ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म में है, तो दोनों COH अपोजिट साइड में है। ट्रांस का मतलब अपोजिट होने से ये वाटर लूज करके जल्दी साइक्लाइज हो ही नहीं सकता। यहाँ साइक्लाइज होने के लिए इसको पहले हीट करके पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, तब फिर ये एनहाइड्राइड बनाएगा। यानी फ्यूमेरिक एसिड भी एनहाइड्राइड तो यही बनाएगा, लेकिन फ्यूमेरिक एसिड को ज़्यादा हीट चाहिए ये पाई बॉन्ड को तोड़कर रोटेट करने के लिए। और मैलिक एसिड में दोनों सेम साइड था, तुरंत वाटर निकाल कर रिंग बना लेता है, इसलिए यहाँ एनहाइड्राइड जल्दी बनता है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जनरल ये प्रॉपर्टीज़ हो गया। अब हम लोग अगला पार्ट में पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, और सिस ट्रांस इंटर कन्वर्सन। एक क्वेश्चन है कि मैलेइक एसिड फॉर्म्स एनहाइड्राइड easily on heating, but fumaric acid doesn't, या फ्यूमेरिक एसिड रिक्वायर्स मोर हीट ऑन, इसको हम लोग कह सकते हैं कि आसानी से हीट करने पर एनहाइड्राइड बना देगा, लेकिन फ्यूमेरिक एसिड आसानी से बनाएगा नहीं, मतलब इसमें ज़्यादा हीट चाहिए। इट रिक्वायर्स मोर हीट टू फॉर्म एनहाइड्राइड। इसका कारण क्या है? तो देखिए, हम लोग पढ़े थे इसका सॉल्यूशन कि मैलेइक एसिड में क्या होगा, CH, ये दोनों एक ही तरफ है, COOH इधर H, COOH एक ही तरफ है, तो दोनों एक ही तरफ है, इसलिए हीट करने पर ये जो वाटर को लूज करेगा, लूज करने के बाद ये C डबल बॉन्ड C, H यहाँ CO और इधर O, यहाँ H, यहाँ CO, ये इधर एनहाइड्राइड बना दिया। ये जल्दी एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन ये कर दिया, ये मैलेइक एनहाइड्राइड यहाँ बना दिया। मैलेइक एनहाइड्राइड ये बनाया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं इधर ये CO फ्यूमेरिक एसिड में क्या होता है, ये तो मैलेइक एसिड है, ये मैलेइक एसिड, और ये यहाँ पर H, ये C और यहाँ O और OH, तो ये फ्यूमेरिक एसिड है। इसको अगर हीट करेंगे तो यहाँ पर CH और यहाँ CO, ऐसे मान लीजिए O है और डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CO और ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह यहाँ पर बॉन्ड तो बन नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पहले हीट करके ये जो दोनों बॉन्ड है इसमें पहले पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तब रोटेशन होगा, और रोटेशन से तब ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म में है, तो दोनों COH अपोजिट साइड में है। ट्रांस का मतलब अपोजिट होने से ये वाटर लूज करके जल्दी साइक्लाइज हो ही नहीं सकता। यहाँ साइक्लाइज होने के लिए इसको पहले हीट करके पाई बॉन्ड तोड़ेंगे,
तब फिर ये एनहाइड्राइड बनाएगा। यानी फ्यूमेरिक एसिड भी एनहाइड्राइड तो यही बनाएगा, लेकिन फ्यूमेरिक एसिड को ज़्यादा हीट चाहिए ये पाई बॉन्ड को तोड़कर रोटेट करने के लिए। और मैलिक एसिड में दोनों सेम साइड था, तुरंत वाटर निकाल कर रिंग बना लेता है, इसलिए यहाँ एनहाइड्राइड जल्दी बनता है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जनरल ये प्रॉपर्टीज़ हो गया। अब हम लोग अगला पार्ट में पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, और सिस ट्रांस इंटर कन्वर्सन।